हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की बोर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में दो बोर्ड होते हैं, एक होता है बेसिक मैथमेटिक्स और एक होता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम 10th क्लास के बेसिक मैथ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में इस साल आया था। और इसमें हम डिस्कस करेंगे सेट 1, सेट 2, सेट 3, मतलब इसमें तीनों सेट के क्वेश्चन जो आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेट डी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेट डी में आपके कितने कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आपके सेट डी में आते हैं। ये कितने मार्क्स के होते हैं? ये 4 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 6 क्वेश्चन आते हैं, 35 से लेकर 40 तक। और इसमें इंटरनल चॉइस। अब इंटरनल चॉइस क्या होता है? कितने क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक करना होगा। तो 6 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन में क्या मिलेंगे? इंटरनल चॉइस मिलेंगे। तो टोटल आगे कह सकते हो कि आपके पास 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में से आपको 6 करने होंगे। ठीक है, तो हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम। तो हम देख रहे हैं सेक्शन डी वाला पार्ट, और सेक्शन डी में हम सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस साल आए थे हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब जो क्वेश्चन नंबर 35 है, अब देखो, अब सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तीनों में क्या होता है, किसी किसी को ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन खाली एक ही पेपर में आया और किसी में रिपीट नहीं करना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसमें भी आया है पर दूसरे क्वेश्चन पेपर में उसका नंबर चेंज होगा, बस इतना ही फर्क होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। तो सेट में बस क्या होता है कि आपके क्वेश्चन नंबर आगे पीछे कर देते हैं और सब कुछ वैसे का वैसे रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग होंगे, बट सारे के मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये है 4th चैप्टर का या 3rd चैप्टर, दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं उसको। और ये सेट 1 में है, मगर ये सेट 2 और सेट 3 में नहीं है। सेट 2 और 3 में जो क्वेश्चन आया है वो इसी चैप्टर का है, मगर वो डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये खाली यही क्वेश्चन आया 35 में। और 36 जो क्वेश्चन है सेट 1 में वो 36 है, बट सेट 2 में जाओगे तो वो 37 क्वेश्चन है, और सेट 3 में वो 35 क्वेश्चन है। तो ये सेट 3 में ये आपका 1, 2, 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 36 है सेट 1 का, सेट 2 का 37 है और सेट 3 का 35 है। तो ये आपके क्वेश्चन है। तो अब हम ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके बचे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो इसको आप कैसे करोगे कि आपको पूरे मार्क्स मिले, मतलब पूरे 4 मार्क्स मिले, आपको कोई मिस्टेक ना हो। तो जब ये क्वेश्चन आप रीड करते हो तो ये पता लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर या तो 3rd चैप्टर का है, या तो ये 3rd चैप्टर से हो जाएगा, या तो ये 4th चैप्टर से हो जाएगा। ये दोनों से आप कर सकते हो, दोनों चैप्टर के मेथड से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। मतलब आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है, अगर आप उनका प्रोडक्ट करो, 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट करो, तो उनका मल्टीपल कितना आता है? 14 आता है। अब ये कह रहा है इफ 45 एडेड टू द नंबर, अगर हम उस 2 डिजिट नंबर में 45 ऐड कर दें तो क्या होगा? द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो उनके डिजिट, इनके क्या होंगे? डिजिट आगे पीछे हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर फाइंड करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन हमारा 3rd चैप्टर से जाएगा और 4th चैप्टर भी। 3rd चैप्टर में हमें 2 वेरिएबल यूज करेंगे, तो 2 वेरिएबल में क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, और 1 वेरिएबल में जो हमारा है 4th चैप्टर जो क्वालिटी की इक्वेशन है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। दोनों से हो जाएगा, तो हम 3rd से कर लेते हैं, 3rd से जल्दी हो जाएगा, इसलिए 3rd चैप्टर से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है? अगर हमने 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर कहां से कहां होते हैं? 99 तक, मतलब 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर है। तो इसके बीच में हमें ऐसा 2 डिजिट नंबर बताना है, इसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? मल्टीप्लाई करके आना चाहिए उनके डिजिट का 14। जैसे कि मल्टीप्लाई जैसे कि आपके पास 2, 3 है, 2, 4 है, तो 2, 4 सा 8 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कोई नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करके चाहिए? आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट। अब देखो, आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर में पहला यूनिट डिजिट नंबर होता है, दूसरा कौन सा होता है? 10th डिजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट का यूज करेंगे और 10th डिजिट का। तो लेट करोगे आप, जब आंसर लिखोगे तो लेट करोगे, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। आपने लेट कर लिया, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर है x, लेट 10th डिजिट ऑफ नंबर, ये हो गया आपका y। अब आपको याद रखना है, जब भी ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हमें नंबर चाहिए। जैसे इसमें बोला ना नंबर, कि हमें नंबर बताना था, नंबर। तो नंबर कैसे निकलता है इसमें? नंबर आपको याद होगा, हम एक्सपेंड फॉर्म लिखते थे। एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है? मतलब 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 10y प्लस x। इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। अगर आपके पास 54 एक 2 डिजिट नंबर है, तो आप इसे एक्सपेंड करके लिखते हो। 50 10th प्लेस पे तो 10 इंटू करके लिखते हो, और यूनिट प्लेस 1 डिजिट पे 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हो। तो इस तरह से ये क्या होता है? अगर हमें ये नहीं पता होगा ये y है, तो ये हो गया 10, और ये x है, और ये हो गया 1। तो हमारे पास क्या है? 10y प्लस x।
तो इस तरह से हम कोई नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक यूनिट डिजिट है x, 10 डिजिट y है और ये हमारा नंबर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो नंबर आया है हमारे पास, जो ये नंबर है, इसमें क्या बोला गया है कि भाई इनके यूनिट डिजिट का, अब हमारे पास दो इक्वेशन आने चाहिए। तो पहले तो यहां से बनेगी कि a टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 14, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएं तो इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई कितना है, 14 है। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब हम यहां से क्या कर सकते हो, यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि रिप्लेस, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते थे हम, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो सपोज करो आपने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली, तो y इक्वल टू क्या हो गया 14 और ये अपॉन में x आ जाएगा। तो ये जाएगा नंबर, इक्वेशन नंबर 1। अब इसने आगे क्या बोला है, इफ 45 एडेड टू द नंबर। अब यहाँ पे नंबर क्या है, ये है मेरा नंबर। वो कह रहा है अगर नंबर में 45 ऐड कर दो तो क्या होता है, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो ये जो डिजिट है, ये यूनिट डिजिट और 10 ये अपनी जगह बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा टेंस प्लेस की जगह यूनिट और ये यूनिट की जगह टेंस हो जाएगा जब इसमें 45 ऐड करोगे नंबर में। तो आपने क्या कहा, पहले में हम वो नंबर निकालते हैं जो डिजिट को इंटरचेंज करने पाएगा, तो आप इजीली कर लोगे। तो पहले एक लाइन लिख दो, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंज द डिजिट। तो अगर आप इंटरचेंज करोगे डिजिट तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10, ये चेंज हो गया तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि इस नंबर में अगर आप 10y प्लस x में क्या ऐड कर दो 45, तो ये नंबर क्या बन जाता है, ये बन जाता है 10x प्लस y, मतलब इंटरचेंज हो जाता है पहली बात। अब क्या करोगे, इस y को उधर ले जाओगे या दोनों को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, देखो ये पहले x था, ये x आ गया, उधर में माइनस में 10x आ गया। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया y, इधर 10y था, तो इधर आके 10y इधर था, इधर माइनस का y। अब 45 उधर छोड़ सकते हो, उधर भी ला सकते हो, तो इधर ही छोड़ दो, तो ये आ गया 45 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से कैंसिल कर दो तो माइनस का 9x, इसमें से कैंसिल कर दो ये हो गया 9y। ठीक है, और ये हो गया आपका 45। अब इसमें देख रहे हो सब में क्या कॉमन आ रहा है, सब में 9 कॉमन आ रहा है। तो सब में अगर 9 कॉमन ले लोगे, माइनस का 9 कॉमन ले लो, जैसे माइनस भी है ना, 9 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये 9 लगे तो 0 हो गया। अब फ्रॉम 1 से क्या करो, फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये हो गया x माइनस 40 अपॉन में x, 40 अपॉन में x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे 1 लगा के क्या करोगे, इसके नीचे 1 लगा के इसे सोल्व कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो ये जाएगा x और ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 40 अपॉन, फिर ये माइनस का 5x इक्वल टू 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 दे जाएगा, तो ये आपके पास अरेंज करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक आ गई। देखो 4 चैप्टर करते हैं, अगर आप 4 चैप्टर से कर रहे हो तो वहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और यहाँ पे भी क्या आ रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो अब इसे क्या करोगे, अब इसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लोगे। तो मिडिल टर्म कैसे करोगे, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हूँ 14 और माइनस करने में 5, तो 7 टू 14, माइनस का 7x प्लस का 2 और माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये हो गया x माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये आ गया x माइनस 7, तो ये आ गया x माइनस 7 और ये आ गया x प्लस 2 और ये हो गया इक्वल टू 0। तो आपके पास x की दो वैल्यू आएगी, एक 7 आएगा और एक माइनस 2 आएगा। तो इसको रिजेक्ट कर दो, इट रिजेक्टेड, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर नहीं ढूंढ रहे, हम पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं। तो x 7 आ गया, तो इसको वैल्यू पुट कर दो 1 में, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहां पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आ गया 14 अपॉन 7, तो ये कितना आ गया 2, तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो नंबर क्या था हमारे पास, नंबर 10y प्लस x, तो 10y कितना है इंटू 2 प्लस 7, तो आ गया 27। अब इसमें क्या बोला था, अगर इसमें हम 27 में ये अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे 27 का तो 14 आएगा, हमारे यहाँ ट्रू हो रहा है। और अगर हम उसमें इंटरचेंज करके ऐड करें तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो देखो इंटरचेंज में 45 ऐड कर दो तो क्या होगा, ये देखो इसकी अगर इसमें 45 ऐड करें तो क्या हो रहा है, ये इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। तो इसमें हम इतना करके आओगे तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आप लेट करोगे यूनिट डिजिट क्या है, 10 डिजिट क्या है, नंबर हमें पता होना चाहिए कैसे नंबर निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमेशा इतना तो करना ही है आपको, इतना तो करना ही है 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में। फिर पहला कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट 14 है, वहां से एक वैल्यू निकाल ली। फिर हमने वो नंबर निकाला जो इंटरचेंज करके आएगा, क्योंकि मुझे इसमें, क्योंकि ये उसको ऐड करने पे नंबर पे ऐड करने पे आएगा। तो आपने क्या करा, इस नंबर में 45 ऐड करा तो ये इंटरचेंज हो गया। फिर आपने यहाँ से एक इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन आ गई थी, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर दी। फिर एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट से सोल्व करा, तब जाके आपका यहाँ आंसर आया। तो ये क्वेश्चन था आपका 4 मार्क्स का, बेसिक का पहला क्वेश्चन था 35। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 36 क्वेश्चन। अच्छा, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर जो 36 है ये सेट 1 का 36 क्वेश्चन है, और ये सेट 37 में भी, सेट 2 में भी आया है, सेट 3 में भी आया है। सेट 2 में ये क्वेश्चन नंबर 37 है और सेट 3 का ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। तो देखो ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है, ये क्वेश्चन है 5th चैप्टर का। आपका 5th चैप्टर कौन सा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो ये एपी के क्वेश्चन दोनों, ये भी एपी का क्वेश्चन है और ये इसमें इंटरनल चॉइस भी लिया, मतलब आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो पहले ये करते हैं, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन जो सोल्यूशन करोगे, इसमें सेट पहला क्वेश्चन इसके ऊपर वाला करोगे, ये वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 4 टाइम ऑफ द 4th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब इसमें दे रखा है कि 4th टर्म का 4 टाइम क्या है ऑफ एपी का, इज इक्वल टू द 18 टाइम्स द 18 टर्म, मतलब 18 टाइम्स 18 टर्म का कितना है, 18 टाइम्स है। तो कह रहा है देन फाइंड द 22 टर्म। तो आपको 22 टर्म निकालना है, 22 टर्म निकालना है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको देखो इसमें एपी है, इसमें एपी में मुझे कोई टर्म नहीं पता, इसलिए टर्म के अंदर ही रिलेशन दे रखे हैं। 4th का 4 टाइम्स इक्वल है 18 का 18 टाइम्स में। तो ना यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है जिसे हम ए बोलते हैं, ना यहाँ मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, दोनों को लेट कर लो। तो लेट कर लो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जो कंडीशन है वो अपने यूज करनी है। देखो ये बोल रहा है 4 टाइम्स ऑफ 4th टर्म इक्वल है 18th टाइम ऑफ 18th टर्म। तो क्या फाइंड करना है, 22 टर्म फाइंड करना है। तो किसी भी टर्म को निकालने के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करोगे तो ये क्या होता है, आप 4 टर्म को शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से सीखोगे, a प्लस 3d। आप इसमें पूरा फॉर्म लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1। तो n है, मैंने आपका 4, तो 4 माइनस 1 3d, तो इसी तरह लिख दिया मैंने, ठीक है। 4 टर्म को आप a प्लस 3d लिखोगे और इसके लिखोगे 18 a प्लस आपका 17d, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कैंसिल करना है तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, डिवाइड बाय कैंसिल कर सकते हो, जो जितना हो रहा है कैंसिल करो। तो ये हो गया 2 2 जा और ये हो गया 2 9 जा। तो इसे इंटू करो, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 9a, कितना आ गया 9a, 9 7 से कितने हो गए, 9 7 63 हो गए, और ये आ गया 153d आ गया आपका। अब आप a इधर भेज दो, d इधर भेज दो, तो ये आ गया 2a माइनस का 9a इक्वल टू 153d माइनस 6d, ठीक है। तो इसे सोल्व करके कितना है 7a आ गया। और जब इसे 13 में 6 किया क्या बचा 7, और फिर यहाँ पे कैरी कर लिया था इसलिए 14 बचा होगा, और यहाँ पे प्लस का आएगा। तो इसके डिवाइड में करोगे तो a इक्वल कितना आ गया 147d अपॉन में माइनस 7। तो इसे करोगे तो ये आ गया 21। तो आपके पास a कितना आ गया माइनस का 21d आ गया। अब a और हम कोई वैल्यू तो निकली नहीं है, एक रिलेशन बन गया, तो इस रिलेशन को ही आप अपनी वैल्यू मान लो, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है। अब आपको a22 टर्म निकालना है, तो a22 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं a21d। अब फ्रॉम 1 से आप क्या लिखोगे, a की जगह माइनस 21d रख दोगे और प्लस में 21d, इसका आंसर कितना आ गया 0। तो आपका जो 22 टर्म है वो कितना है 0 है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था 5th चैप्टर का, ठीक है। इसमें आपको ये रिलेशन दिया हुआ था, इसको सोल्व करके एक रिलेशन आ गया आपका, उसमें से फिर आपने 22 टर्म निकाल दिया। तो इस तरह से करके आते तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाता और टाइम भी कम लेता ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका पहला वाला पार्ट और में। अब इसका और वाला पार्ट देखो जो इंटरनल चॉइस में दिया हुआ, ये भी एपी का ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखोगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म। तो हाउ मेनी टर्म होता है हमारा n ऑफ एपी। तो इस बार मुझे एपी पता है, इधर मुझे एपी गिवन है 24 21 18, ये मुझे गिवन है। अब ये बोल रहा है मस्ट बी टेकन, मैं कितने टर्म लूं इस एपी के कि जो उनका सम है वो कितना हो जाए 78। मतलब मुझे यहाँ पे एसएन गिवन है, एसएन कितना है 78। अब एक चीज देखो, मेरे पास एपी का ए है, तो ए हो गया 24 जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है। डी का फॉर्मूला बताइए, a2 माइनस a1 होता है, तो डी कितना आ गया आपके पास 21 24। तो यहाँ पे एक नोटिस करोगे, यहाँ पे एपी डिक्रीज हो रही है तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब एसएन दिया होता है, एसएन का फॉर्मूला यूज करो, एसएन क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब एसएन की वैल्यू आपके पास क्या है, एसएन की वैल्यू है 78 और आपके पास n क्या है, n की वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है और ये 2 है, तो ये हो गया 2 इंटू 24 प्लस n-1 और ये d था माइनस का 3। अब इसे सोल्व करो तो ये जाएगा मल्टीप्लाई 2 16 2 70 40 156 और ये n हो गया और ये आ गया 48 2 इंटू a। अब 3 को से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 है और फिर इसको 3 से प्लस का 3, ठीक है। अब
156 इक्वल टू n और इसे आपने प्लस कर दिया तो ये हो गया 51 और ये हो गया 3n। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 156 इक्वल्स टू 51n और ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस का। अब इनको उधर भेज दो तो ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 51n और माइनस का 156 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, n की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो, तो इसमें कॉमन ले लो तो सब में 3 कॉमन आ रहा है। देखो तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 3 1 3 और 3 1 3 3 7 और ये n हो गया और यहाँ पे आपने कॉमन लिया था 3 5 3 2 और ये आ गया 0 तो ये 3 जाके 0 बन जाएगा। अब ये बचा है कि अब मुझे इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना है। अब देखो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने में 52 आता हो और माइनस माइनस प्लस करने में, क्योंकि प्लस करने पे आपके पास कितना आना चाहिए 17 तो 13 4 जा तो इसे 13n माइनस 4n कर लो तो इनका सम कितना आएगा 17 आएगा और प्लस 52। अब इसमें से कॉमन ले लो तो n कॉमन लोगे तो क्या आएगा n माइनस 13 और इसमें से 4 कॉमन लोगे तो ये भी n माइनस 13 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे n क्या आ गया 13 आ गया और मतलब इसे अगर आप इसे पूरा लिखोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो n माइनस 13 और n माइनस 4 तो इसकी इक्वल टू 0 तो आपके पास दो n आ गए, एक आ गया 13 और एक आ गया 3। तो ये क्या है इसके, ये इसके सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ टर्म की बात करोगे नंबर ऑफ टर्म कितना है आपका 13 भी हो सकता है और नंबर ऑफ टर्म कितना हो सकते हैं आपके 13 भी हो सकते हैं और तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 36 था सेट 1 में और ये 37 है सेट 2 में, 35 है सेट 3 में। तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन आए थे, इसमें दोनों के दोनों इजी क्वेश्चन थे, आप कोई से भी कर लेते और ये दोनों के दोनों बुक में मिल जाएंगे आपको। ये भी बुक, ये तो बुक का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बस चेंज करा गया है, बुक जैसे क्वेश्चन है बस थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लाई करके गया है, उसमें ऐड होता है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये थे आपके दो क्वेश्चन 35 और 36। चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। तो 37 जो क्वेश्चन नंबर है वो सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 37 है और ये क्वेश्चन नंबर सेट 2 में भी आया है, सेट 3 में भी आया है। तो सेट 2 में ये क्वेश्चन नंबर 39 है और सेट 3 में ये क्वेश्चन नंबर 36 है, सेम टू सेम, कोई डिजिट चेंज नहीं करी इसमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ये क्वेश्चन है 9 चैप्टर का। ठीक है, ये क्वेश्चन है 9 चैप्टर का। तो अभी तक आपने दो क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें से एक क्वेश्चन 3rd या 4th चैप्टर दोनों में से किसी से भी हो सकता है और एक क्वेश्चन करा है 5th चैप्टर का और एक है 9 चैप्टर का। तो आप इन चैप्टर को देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस किस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये है 9 चैप्टर का। तो 9 चैप्टर में क्या था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, देखते क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर और इसे कैसे करना था। देखो 9 क्वेश्चन की जो 9 क्वेश्चन इसमें एक फिगर बनती है, उस फिगर के अकॉर्डिंग हमें इसे सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब हमें बिल्डिंग के टॉप की बात करें, मतलब बिल्डिंग के टॉप में देख रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये देखो यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक बिल्डिंग आ रही है और एक टावर आ रही है। तो यहाँ पे टावर बड़ा होता है और बिल्डिंग छोटी होती है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि एक टावर बना लो, पहले यहाँ पे एक टावर है आपका, एक टावर है और इधर बना लो बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग, ये टावर का टॉप है, ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बॉटम है दोनों के, ये इसका फुट है, बॉटम इसे बॉटम कह लो, ये इसका फुट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से, मतलब इसके टॉप का एंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता ही होगा, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो जब हम इसके फुट से इसके टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। कितना डिग्री है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये है टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग से इसके टावर का क्वेश्चन, ये है आपका कितनी डिग्री है, इज 60। तो आपको दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, बिल्डिंग के फुट से इसके टॉप का और इसके फुट से उसके टॉप का। अभी बोल रहे हैं इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, तो ये पूछ रहा है आपका अगर ये टावर 60 मीटर हाई है, 60 मीटर हाई है, तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको पता होगा इस क्वेश्चन में दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक आपका ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये 60 है, ये पूरा पूरा 90 डिग्री है। तो हम क्या लगाते हैं इसमें, ये हाइट निकालने। तो देखो नाम दे दो उसका, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल है और बी सी डी एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको सोल्व करोगे तो आपकी सी डी हाइट निकालनी है, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, वो आ जाएगी। तो सोल्यूशन कैसे, देखो इसमें लेट भी कर सकते हो, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग एच, और विदाउट लेट भी कर सकते हो इसको। तो हम विदाउट लेट करेंगे, कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी
अब हमें पता है इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। देखो इसमें हाइट दी हुई है, ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर बेस होता है टेन थीटा। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ लगाया टेन थीटा का रूल, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का इस ट्रायंगल में कितना डिग्री है थीटा, देखो इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो ये होगा 60, और परपेंडिकुलर कितना इसमें 60, और बेस कितना आपके पास BC। अब tan 60 की वैल्यू टेबल में हमने देखी है, टेबल में कितनी होती है, √3 होती है, तो ये आ गया 60 अपॉन BC। अब आप क्या करो, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या इसको इधर भेज दो और इसको मल्टीप्लाई, तो BC उधर चले गया और 60 अपॉन √3, और आप इसको यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप क्या करोगे, इसमें रैशनलाइज कर दोगे, तो BC इक्वल्स टू आप लोगे 60 अपॉन √3 में √3 से इंटू √3 से डिवाइड, तो यह जाएगा पर BC इक्वल्स टू 60 √3 अपॉन में 3, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो आपका जो बेस है वो कितना आ गया, बेस आ गया आपका 20 √3 मीटर, मतलब ये बेस आ गया। अब हमें हाइट चाहिए, अब हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, तो दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल BCD। अब इसमें भी देखो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो भाई टेन थीटा लगेगा इसमें भी, टेन थीटा P/B, तो टेन थीटा कितना होगा, ये टेन थीटा हो गया आपका 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपके पास नहीं पता, CD, और आपके पास बेस BC है, तो ये आगे कितना आपका, ये आगे आपका 1/√3, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और ये कितना है CD आपको नहीं पता, BC कितना आपके पास 20 √3, 20 √3 से √3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, CD कितना आ गया, CD आ गया 20 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है हमारी 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। ये आप एनसीईआरटी की बुक में जाओगे, तो एनसीईआरटी की बुक में अगर क्वेश्चन जाओगे, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, बस वहां पे चेंज क्या है, वहां पे जो हाइट है वो 50 मीटर है, यहाँ पे हाइट क्या है 60 मीटर है। तो क्वेश्चन में इतना ही चेंज है, खाली उसने ये डिजिट चेंज करी है और सब कुछ यही है। तो ये तो बुक का क्वेश्चन था पूरा का पूरा आपका, ठीक है। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। ये 38 जो क्वेश्चन है, ये सेट 1 का 38 है, सेट 2 का 36 है, सेट 3 का 39 है। तो ये क्वेश्चन तीनों सेट में मिलेगा आपको ही, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का, ये क्वेश्चन है 6 चैप्टर का, ये 6 चैप्टर से आया है, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये भी चैप्टर 6 का है और ये भी चैप्टर 6 का है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें चैप्टर 6 में कहा है, ये ऑप्शनल में जाओगे ना, तो ये ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन बुक का नहीं था, ये अलग से दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक का था मगर ये ऑप्शनल में था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है इन फिगर 6, मतलब ये फिगर उसमें पेपर में आया था जब फिगर नंबर 6 लिखा था, ये DEFG, तो ये DEFG इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है इन अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा है, ABC, और ABC ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल किस पे, A पे, ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कह रहा है प्रूव दैट AGF, ये है AGF, सिमिलर, सिमिलर है हमारा किसका, DBG के, ठीक है। और दूसरा AGF इसके सिमिलर, मतलब हमें इसको इसके सिमिलर दिखाना है और इसको इसके सिमिलर। तो देखो सिमिलर का जो कॉन्सेप्ट था वो दो, या तो ये दिखा दोगे इसके दो एंगल इक्वल एंगल से, तो अगर इसमें आप इसके दो एंगल इक्वल दिखा दो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज कौन सी थी, ये अगर आप 6.1 और 6.2 में जाओगे तो आपको ये सिमिलर वाली क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है, ये 6.2 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन है। अब बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इसमें तो कुछ नहीं करना था आपको, बस एंगल इक्वल दिखाने थे, आपका काम मिल जाता। तो जब आप सॉल्यूशन में लिखोगे तो सॉल्यूशन में पहले आपको फिगर बनानी थी, उसके बाद ये सॉल्व करना था। तो देखो पहला ट्रायंगल कौन सा है, पहला ट्रायंगल है AGF एंड ट्रायंगल DBG। तो आप एक चीज देखोगे, यहां देखो, यहां से भी आप एक चीज वो लगा सकते हो आइडिया। देखो इसमें यहाँ पे A है और यहाँ पे ये D है, तो देखो इसका A एंगल कितना है 90 और इसका D भी 90, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। तो इसका एंगल आप कह सकते हैं कि एंगल, अब इसका नाम DGAF और इसका नाम BDG, ईच 90, ये दोनों कौन से थे, ईच 90। तो ये तो आपका एक एंगल इक्वल हो गया। अब हम G की बात करते हैं, यहाँ पे G है और यहाँ पे B है। तो G कहां, देखो ये है G एंगल, ये है आपका G एंगल और ये है आपका B एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं क्या, सोचते हैं। देखो ये क्या है, ये स्क्वायर के लाइन है, ये स्क्वायर की लाइन है। अगर ये स्क्वायर है तो ये लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइन आगे करें तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। मतलब मैं कहूँ ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमारे ये वाले एंगल कैसे होते हैं, ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे ये एंगल भी इक्वल होगा, AGF इक्वल एंगल GBD, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ देखो, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे दो एंगल इक्वल हो गए। ये आप दिखा रहे हो सिमिलर, आपको ये सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर में क्या होता है, आप दो एंगल इक्वल दिखा दो तो वो क्या होता है, तीसरा एंगल अपना भी इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर है किसके, डी बी जी के, किस रूल से, एंगल से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट करना था, तो आपको दूसरा ट्रायंगल क्या था, आप ये थे इन ट्रायंगल, यहाँ पे आप इन लिख सकते थे, मैंने इन लिखा नहीं था, इन लिख सकते, इन ट्रायंगल ए जी एफ एंड ट्रायंगल ई एफ सी। तो देखो ये है ए जी एफ और ये है ई एफ सी। तो देखो यहाँ पे भी ये एंगल ई और ये ए, ये 90 है, तो यहाँ पे इसका एंगल क्या हो गया, जी ए एफ और इसका एफ ई सी, एंगल एफ ई सी, और ये होगा ईच 90, ठीक है। और फिर वही वाला एंगल, ये वाला एफ और ये वाला सी कैसे होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल ए एफ जी और एंगल एफ सी ई, ये भी कैसा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ गया। तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो एक बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, अगर प्रैक्टिस करके गए होगे तो ये प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और ये भी किससे, एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इसमें आपको ये दोनों सिमिलर दिखाने थे, एंगल से सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो गया, ये वाला क्वेश्चन था ये वाला। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपका 6 चैप्टर से। अब ये क्वेश्चन है, चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये मैंने बताया था, ये कहां मिलेगा आपको, 6 चैप्टर में जाओगे, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शनल में बुक का ही क्वेश्चन है ये, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें लिखा है इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एबीसी बी एंगल इज ऑब्ट्यूज। अच्छा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन सा होता है, इसमें एक एंगल 90 से ज्यादा होता है, ठीक है। एडी से परपेंडिकुलर टू सीडी प्रोड्यूस्ड, सीडी प्रोड्यूस्ड, जब आप सीडी को प्रोड्यूस बढ़ाओगे तब जाके उस पर एडी भी परपेंडिकुलर है। तो देन प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर 2 इंटू BC और BD। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो B कैसा है, तो हमने ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाया, देखो ऐसा, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज है तो ये B होगा, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है तो ये B आपका है। तो अब इसे A कहेंगे और इसे C कहेंगे। अब इसने इसने क्या कहा, BC को प्रोड्यूस करा, BC को प्रोड्यूस करा और AD क्या डाला इसमें, परपेंडिकुलर, AD क्या डाला, परपेंडिकुलर, ये है आपका D, ठीक है। तो आपको इसे सोल्व करना है। अब इसको यूज करके आपको ये प्रूव करना है। अब आप नोटिस करोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो देखो यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ABD और एक AC, अगर मेरे बीच में लाइन नहीं होगी तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके आप ये प्रूव कर सकते हो। कैसे, तो पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ADCABD बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आप लेते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है इसमें, AB, तो AB का AB स्क्वायर आ गया, यहाँ पे AD, ये AD स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे DB या BD जो भी लिखो। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर BD यूज, तो मैंने BD लिखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ से क्या करो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। कैसे, यहाँ पे देखो ये वाली जो परपेंडिकुलर है दोनों में कॉमन है, तो इसी की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। वैल्यू मतलब आपने इसको इधर वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब आपको दूसरा ट्रायंगल लेना था, कौन सा, इन ट्रायंगल ADC। अब ADC कौन सा ट्रायंगल, अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो ADC राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा आपको, तो इसमें लेना था। तो इसमें भी वही पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लिख देते आप, पूरी की पूरी लाइन दोबारा से। अच्छा, एग्जाम में लिखना है, मैं अभी नहीं लिख रहा, अब एग्जाम में लिखोगे इसको पूरा। फिर यहाँ पे H स्क्वायर P स्क्वायर और B स्क्वायर। तो H क्या है इसमें, हाइपोटेनस है AC, परपेंडिकुलर क्या है AD, और बेस क्या है आपका CD या DC कहते हैं, चलो ठीक है। अब फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम 1 मैंने AD की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया AC स्क्वायर और ये हो गया AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आता है DC, तो DC यहाँ पे है नहीं आंसर में, तो क्या करो, यहाँ पे एक लाइन थी तो ये DC है, ये DC को तो दो में ब्रेक कर सकते हो आप, ठीक है। DC को ब्रेक कर देते, क्या लिखते हैं इसको, DB प्लस BC का स्क्वायर। ये देखो अभी भी ये DC आएगा। अब इसमें आइडेंटिटी लगा दो, A प्लस B का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ये जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2BD और BC, ठीक है। अब क्या करो, BD से BD कैंसिल, तो आपका आंसर क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में 2BD और BC। तो देखो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसमें आगे पीछे लिखा हुआ है
ये इंटू में आगे पीछे तो इंटू में आगे पीछे हो सकता है, आपसे अरेंज करके ले सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38 जो कि सेट 2 में 36 है, सेट 3 में 39। इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते थे, जो मैंने पहले करवाया और ये करवाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का था। तो ये थे आपके 4 नंबर के दो क्वेश्चन 37 और 38। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 और 40 क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 39 और ये है क्वेश्चन नंबर 40 सेट 1 का। क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा है और 40 क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो सेट 1 का 39 है, बट सेट 2 में वो 38 क्वेश्चन है और सेट 3 में वो 37, मतलब ये तीनों में है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर किस चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर है 13 चैप्टर से। 13 चैप्टर से आया आपका जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर उससे आया। जो ये वाला क्वेश्चन है ये है फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म वाला जो क्वेश्चन आया है ये है एक्सरसाइज 13.4 का, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आया ये एक्सरसाइज 13.2 का है। ये दोनों 13.2 इसमें सिंपल है, इसमें फर्स्ट टर्म है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना था एग्जाम में। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है, एन ओपन मेटल बकेट is in the shape of the frustum of a cone height 21। तो ये हमारे फ्रस्टम ऑफ कोन है। फ्रस्टम कोन कैसा होता है, बकेट बनाना है फ्रस्टम, ये हो गया फ्रस्टम ऑफ कोन आपका, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, जो इसकी हाइट है वो कितनी है 21। तो ये हाइट होती है इसकी बकेट की, ये आपकी हाइट है 21 सेंटीमीटर। तो ये है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड आर 10 सेंटीमीटर 20। तो देखो ये लोअर वाला 10 सेंटीमीटर है, अपर वाला कितना है 20 सेंटीमीटर, ये आपका है, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला है आपको, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना है आपको, विच कैन कंप्लीटली फिल द बकेट एट द रेट ऑफ द 40 पर लीटर। 40 पर लीटर याद रखना, 40 पर लीटर है कॉस्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसका, अब ये क्या लिक्विड होता है, तो लिक्विड में हमें क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है और उसको 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो हमारे पास इसकी हाइट बिल्कुल है, ये आप यूनिट लिख लिया करो। अब ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर, तो मैं स्मॉल आर लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर और आपके पास कैपिटल आर कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे एल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे एल चाहिए तो निकाल देते, बट यहाँ पे एल नहीं पूछा, सीधे वॉल्यूम निकालना है। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस में आर इंटू आर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। आप R1 R2 भी यूज कर सकते हो, मैं कैपिटल स्मॉल यूज करता हूं, कभी भी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एच, हाइट आपके 21 है, स्मॉल आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर और ये आर इंटू आर आ गया। तो ये क्या होगा, देखो 7 3 से 21 और ये 3 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 22 इंटू ये आ गया 100 प्लस में 400 प्लस में 200, तो टोटल कितना आ गया 700। तो 22 इंटू 700, तो ये कितना आ गया 15,400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, ये वॉल्यूम इसलिए क्यूब में आएगा। अब बात आती है कि भाई इसमें कॉस्ट ऑफ मिल्क पूछा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क में एक चीज ध्यान देना, इसने पूछा है पर लीटर। तो स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, देखते हैं कॉस्ट है मल्टीप्लाई करना है, सीधे 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे यूनिट देख लो क्या है, सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से दे रखा है या आपके पास लीटर के अकॉर्डिंग, तो लीटर दिया हुआ है। तो पहले इसको लीटर बदलो। तो कैसे लीटर बदलते हैं, तो कभी भी सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 15,400 डिवाइड बाई 1000, तो 2 0 कट गया, तो आ गया 15.4 लीटर। तो ये हमारा 15.4 लीटर। अब कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो ये कितनी जाएगी आपकी 15 इंटू 4, ये 15.4 इंटू आपका 40, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 4 4 16, 4 5 20, 21, 4 1 4 6 और ये 0 और एक डेसिमल से 0 आ गया, तो ये आ गया 616 रुपीज। कितने लीटर के लिए, आपको 15.4 लीटर के लिए। तो इसमें जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम था 15,400 लीटर में 15.4 लीटर की क्वांटिटी है। क्वांटिटी का कॉस्ट कितनी है 1606। तो ये अगर आपका आंसर आया तो करेक्ट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 39 और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी बहुत कम थी इसमें, ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं थी। बस ये था कि यहाँ पे एक लीटर था, जिन बच्चों को आता है कन्वर्ट करना वो कर लेंगे। अच्छा, अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज 13.2 से है, ये 13.2 का क्वेश्चन है
और इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। सोल्यूशन देखो इसमें लिखा है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंडेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कौन है, सरमाउंडेड है, सरमाउंडेड मतलब ऊपर किसके, हेमिस्फीयर के। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, ये एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कौन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग इज 3.5 सेंटीमीटर। देखो दोनों की, क्योंकि दोनों की सेम है रेडियस, तो ये इसकी रेडियस है। तो यहाँ पे क्या करना, दो वाला नाम लिखना, यहाँ पे लिखना कोन और यहाँ पे लिखना हेमिस्फीयर, क्योंकि मुझे दोनों की डिटेल पता होनी चाहिए तभी मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में खाली रेडियस दीजिए, तो इसमें रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट है 9.5 सेंटीमीटर। अब बात आती है हमें इसकी हाइट पता होनी चाहिए। तो देखो याद रखना, हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट सेम ही रहती है, तो ये भी कितनी होगी 3.5 और ये तो रेडियस थी 3.5। अब 3.5 इसमें से माइनस कर दो, यहां से 3.5 माइनस कर दो, तो ये जो बचेगा हाइट क्या बचेगी, 6 बचेगी। तो ये हाइट क्या है, 6। तो कौन की हाइट कितनी है, 6। कैसे निकाला मैंने 9.5 में से 3.5 माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल हाइट में से मुझे कौन की हाइट चाहिए। तो ये आ गई मेरे पास कौन की हाइट। तो ये है कौन का रेडियस और हाइट और इसकी रेडियस, इसमें और कुछ होता नहीं है। तो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो मुझे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम प्लस में इसका वॉल्यूम, जब भी हम कोई दो सॉलिड जोड़ेंगे तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, उन दोनों का सम। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वही वॉल्यूम कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन अगर जल्दी करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, जो दोनों में होता है। तो देखो यहाँ 1/3 है, 2/3, यहाँ पे 1/3 कॉमन आ गया, पाई दोनों में है, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एच और यहाँ 2 बचा है और एक आर बचा है, ये आ गया। तो ये हो गया 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। बुक में कहीं लिखा था पाई की वैल्यू कुछ भी, मतलब क्वेश्चन पेपर में कहीं भी नहीं आया था कि पाई की जगह क्या रखना है। तो जब भी कुछ नहीं बोलते तो क्या रखते हैं, 22/7 रखते हैं, ठीक है। आर आप कितना है 3.5 इंटू 3.5, एच कितना है आपका 6 प्लस में 2 इंटू 3.5। अब क्या करना है आपको, 7 से 3.5 को कैंसिल करना है, तो कितना आएगा 0.5, ठीक है। और इंटू में 3.5 इंटू में 13। अब नेक्स्ट 1/3 इंटू 11, 3.5 इंटू 13। अब आपने 3.5 का डेसिमल रिमूव कर दिया। डेसिमल रिमूव करने के बाद 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, और जो बचे हुए नंबर हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका आंसर आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39 और इसका ये और वाला पार्ट। तो आप ये भी कर सकते थे और वो भी कर सकते थे, दोनों के दोनों इजी क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो सेट 1 में है। अभी सेट 2 में 35 है और सेट 3 में ये 38 है, सेम क्वेश्चन, नो चेंजेस। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है मीन। 14 चैप्टर क्वेश्चन है, इस चैप्टर क्वेश्चन है 14 चैप्टर का है, ठीक है, जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स करते थे। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें मीन मिडिल मोड निकाल सकता था डिफरेंट मेथड से। तो यहाँ पे मीन है, मीन के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेबलाइजेशन मेथड और एज्यूम्ड लिमिट मेथड। तो आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैं इसमें एज्यूम्ड लिमिट लगाऊंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास x दिया, f दिया हो तो x निकालोगे। x क्या होता है, इन दोनों में सम और अपॉन में 2, हाफ करना है इनका। तो 20 प्लस 0 कितना हुआ, 20 प्लस 0 हो गया आपका 20 और हाफ करोगे 10, ठीक है। अब क्या करो, इसके बीच का गैप कितना गैप, देखो 0 से 20, 20 से 40, 20 20 का गैप है। तो सब में 20 20 ऐड कर दे रहा हूं। तो 20 कितना आ गया, 30 50 70 90 और 1 1 10। अभी आ गया। अब इसमें क्या करूं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मगर मैं स्टेप का यूज करूंगा। तो आप इसमें क्या निकालोगे, डी डैश निकालोगे। तो डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। अब ए किसे मानना, मैंने सपोज करो ए से मान लिया, ठीक है। और एच क्या हो गया, एच आपका बीच में गैप, तो एच हमारे पास हाइट जो गैप है वो 20 है। अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, देखो इतना इसमें लॉजिक नहीं है, हर क्वेश्चन का डी डैश एक ही रहता है। जिसको आपने ए माने वहां 0 लिख दो, ऊपर -1 -2 -3 1 2। इसे दो तरीके से भी कर सकते हो। इसमें पहले डी निकाल सकते हो, ऐसा हो सकता है पहले डी निकालो, डी कैसे होता है x माइनस ए, और फिर डी डैश निकालो। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच, मतलब ये बाद में ये सीधे डी अपॉन एच, मतलब आप इसकी जगह कह सकते हो डी अपॉन एच। ऐसा भी कर सकते हो, 2 स्टेप में भी कर सकते हो, एक स्टेप में भी कर सकते हो। तो मैंने एक स्टेप में कर दिया। अब क्या करोगे, f को डी डैश से मल्टीप्लाई, तो f डी डैश को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस का 60 माइनस का 70 माइनस का 52 0 38 62। तो इनका सम कितना आएगा, सिग्मा एफ डी डैश।
तो ये कितना आ गया आपका, देखो इन दोनों ऐड करोगे ये आ गया 100, इन तीनों ऐड करोगे ये आ गया 182, तो माइनस करोगे माइनस का 82, तो ये आ गया माइनस का 82। इसको ऐड करोगे 8 12 13 14 15 20 20 2 7 7, तो ये आ गया 220। ठीक है, ये आ गया सिग्मा एफ, ये आ गया 220। अब इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच। ठीक है, तो इसमें आपके पास ए क्या है, ए है आपके पास 70, ये होगा 82 अपॉन 220 इंटू में 20, एक जीरो कट गया, ये आ गया 11, तो ये आ गया 70 अपॉन 82। अब इसमें क्या है, आपको 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से सीधे डिवाइड कर दो, एलसीएम मत लेना, टाइम लगेगा। तो ये आएगा 11 7 जा 77, कितना बचेगा 5, तो 5 और 0 जाएगा 50, तो 11 4 जा 44, फिर बचेगा 6, फिर जाएगा 11 5, तो ये अप्रोक्स में निकाल लो। ठीक है, अप्रोक्स में निकालना है, तो 70 माइनस 7.45, तो ये जाएगा आपका 72.55 अप्रोक्स है ये आपका, और ये क्या है आपका मीन है, ये आपका मीन था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। कितना मार्क्स का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 40 था, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ये 14 चैप्टर से क्वेश्चन था। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन था अब इसमें तो कंप्लीट हो गया, सेट 1 में तो कंप्लीट हो गया, बट सेट 2 में और सेट 3 में एक क्वेश्चन रह गया 30, जो क्वेश्चन नंबर 40 है। मतलब जो सेट 1 सेट 2 सेट 3 में एक ही क्वेश्चन था जो तीनों में अलग अलग थे, वो था सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 35 था, और उन दोनों के सेट 2 और सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 40 है। तो अब हम सेट 2 और सेट 3 के बस क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये सेक्शन डी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं बचे हुए क्वेश्चन करते हैं सेट 2 और सेट 3 के। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 40, और ये है सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 40। ये दोनों के दोनों 4 चैप्टर क्वेश्चन है, मतलब ये सेट 2 में आया था जो क्वेश्चन नंबर 40 था 4 चैप्टर का, और ये सेट 3 का था। और जो सेट 1 में था वो क्वेश्चन नंबर 35 था, जो थर्ड और फोर्थ दोनों से हो गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सेट 2 का। चलो अभी से करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको कैसे करना है इसको, देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 5। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो एक स्मॉलर नंबर होगा, एक लार्जर नंबर होगा, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। अगर हम उसका रेसिप्रोकल को डिफरेंस करें तो 1/10 आएगा। फाइंड द नंबर, तो अब 2 नंबर होने चाहिए, तो लेट करो, लेट द स्मॉलर नंबर आपने क्या मान लिया, स्मॉलर नंबर को x मान लिया, और क्या करा, लार्जर नंबर, इसमें लेट की जरूरत है, लार्जर नंबर खुद दिया जाएगा, लार्जर नंबर क्या है, लार्जर नंबर इसमें डिफरेंस 5 है, तो भाई लार्जर वाले से 5 ज्यादा होगा, तो इस पे स्मॉलर में 5 ऐड कर दो, तो ये हो गया आपका लार्जर नंबर। ठीक है, तो आपका स्मॉलर नंबर x है, लार्जर नंबर कितना है आपका, लार्जर नंबर है आपका x + 5। अब क्या करो, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोल रहा है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इनके जो रेसिप्रोकल का डिफरेंस है वो निकालना है। अब देखो ये ध्यान से, अब ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जर नंबर है, बट रेसिप्रोकल में उल्टा होगा, ये लार्जर हो जाएगा, ये स्मॉलर हो जाएगा। क्यों, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होता है वो छोटा आंसर देता है। तो ये पहले आएगा रेसिप्रोकल में, ये पहले आएगा माइनस से, फिर लार्जर आएगा, ये याद रखना। रेसिप्रोकल में रूल रिवर्स चल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 3 है, बट रेसिप्रोकल में अगर हम कहोगे कि 1/5 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो 1/3 बड़ा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो लार्जर वैल्यू देता है। तो याद रखना, तो ये स्मॉलर पहले आएगा, और ये तो इसका रेसिप्रोकल से माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है, 1/10 आंसर आ रहा है। अब इसे सोल्व कर लो, तो इसमें एलसीएम ले लोगे तो इनको मल्टीप्लाई करना ही, इनका एलसीएम होता था, ये एलसीएम आ गया। अब इसको 1 से करोगे तो ये x + 5 आ गया, इसको x से करोगे तो -x आ गया, और ये आ गया 1/10, x कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, नीचे मल्टीप्लाई करा x² + 5x, और ये हो गया 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x² 5x और ये 50, इधर आगे माइनस आ गया, x² + 5x - 50 = 0। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, तो उसमें कुछ भी ला सकते हो। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे जो जल्दी आता है। तो कैसे होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, आपको a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा -50 a × c, और आपके पास b क्या है, 5 है। तो ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने में 50 आता हो और माइनस करने पे 5 आता हो, तो 10 और 5 हो गया आपका। तो आपको लिखोगे x² + 10 - 5 और -50 = 0। इसमें से x कॉमन ले लो तो ये हो गया x + 10, इसमें से -5 कॉमन ले लो, x माइनस प्लस हो जाएगा और = 0। तो ये हो गया x - 5 और x + 10 = 0। तो x = कितना आ गया, 5 आ गया, और x = कितना आ गया, -10। इट रिजेक्टेड कर दो, इट रिजेक्टेड, क्योंकि उसने यहाँ पे नेचुरल नंबर निकालने के लिए बोला है, तो ये आपका नेचुरल नंबर होगा जो आपका आंसर है। तो नंबर क्या है आपके पास, नंबर है आपका 5। तो ये था सेट 2 का क्वेश्चन जो
40th क्वेश्चन था सेट 2 का, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था सेक्शन डी का। ठीक है, अब इस पे आते हैं जो सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन इसमें, ये भी 4 चैप्टर का क्वेश्चन है, वही 4 चैप्टर क्वेश्चन था। तो ये सेट 3 का मगर, तो ये है अ पर्सन ऑन द टूर हैज 4200, वो एक टूर जा रहा है, तो टूर पे उसको कितने कॉस्ट आ रहा है 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। ठीक है, जितना भी एक्सपेंसेस करेगा, वो कह रहा है इफ ही एक्सटेंडेड हिज टूर फॉर 3 डेज, अगर वो अपने टूर को क्या करे 3 डेज के लिए एक्सटेंड कर दे, मतलब अगर आप ज्यादा दिन रहोगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो आपको जो हमारे अब आपकी एक्सपेंसेस आप इतने कर सकते हो, बट आपको 3 दिन एक्स्ट्रा और रहना है, तो आप क्या करोगे अपने खर्चे कम कर दोगे। तो क्या होगा, ही हैज कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस 70 रुपीज कर दिया इसने, तो इसने क्या करा अपने डेली एक्सपेंसेस 70 रुपए कम कर दिए, 70 रुपीज कर दिया। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो जो टूर में जा रहा था तो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है, तो हमें क्या निकालना है, ड्यूरेशन निकालना है। तो लेट करते हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करते हैं, लेट, तो यहां पे लिखोगे लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, ये x है, तो मतलब वो x दिन के लिए क्या है, x डेज। ठीक है, अब 80Q ये रखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो उसने क्या करा, उसने अपनी जर्नी को 3 डेज एक्स्ट्रा कर दिए। अच्छा, फिर यहां पे क्या करोगे, इफ ही एक्सटेंडेड हिज टूर, तो कितने दिन लगेंगे उसको, x प्लस 3 डेज, उसको 3 दिन ज्यादा लगेंगे। अब मेरी बात ध्यान रखना, अगर हमें ये पता करना है कि मेरा पर डे का कॉस्ट कितना आ रहा है, तो आप क्या करो, जितने दिन के लिए टूर जा रहे हो उसको डिवाइड कर दो इससे। ठीक है, तो इसमें 4200 को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो पर डे कॉस्ट आ जाएगी, और जब इसको इससे डिवाइड करो तो पर डे कॉस्ट, तो इसकी पर डे कॉस्ट में और इसकी पर डे कॉस्ट में कितने का डिफरेंस है, 70 का डिफरेंस है। तो पहले आप ज्यादा 4200 अपॉन एक्स माइनस 4200 अपॉन एक्स प्लस 3, तो आपने क्या करा, टोटल कॉस्ट को अपने नंबर ऑफ जितने टूर ड्यूरेशन से डिवाइड कर दो, पर डे कॉस्ट आ गया और इसका पर डे, तो इन दोनों के जो पर डे कॉस्ट है इनका डिफरेंस कितना है, 70 रुपीज है। अब इसे एलसीएम सोल्व करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, एलसीएम ले लिया, तो इसको इससे करोगे 4200 को x प्लस 3 से करोगे, और ये हो गया x से मल्टीप्लाई, तो इतना आ गया, ये आ गया 70। ठीक है, अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 4200 x प्लस 3 6 3 4 12 और 00 माइनस का 4200 x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल टू 70, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इसे पहले कैसे कर लो, पहले देखो 12600 है अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x है इक्वल टू 70 अपॉन 1, इसे आप कैंसिल कर सकते हो ऐसे, तो 7 1 7 5 7 8 जा, और ये आ गया 180। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर आके 180 हो गया। अब इसे इधर आके मल्टीप्लाई इधर भेज दो, तो माइनस का 180। अब इसे भी मिडिल टर्म ब्रेक, तो हमें a इंटू सी कितना आ रहा है, a इंटू सी आ रहा है हमारा 180, और बीच में है 3, माइनस का 180 आ रहा है, तो मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आएगा 15 और 12, तो देखो 15x प्लस माइनस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन ले लो, तो ये जाएगा x प्लस 15, और ये 12 कॉमन ले लो, तो ये जाएगा x प्लस 15, तो मेरे पास नंबर ऑफ टूर जो आ रहे हैं वो है, ड्यूरेशन कितना है 12, और एक आ रहा है माइनस का 15, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, इट रिजेक्टेड, नेगेटिव डेज तो हो नहीं सकते हमारे, तो कितना है, तो टोटल ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर ये है आपका 12 डेज, तो मतलब वो 12 डेज के लिए गया था मगर वो 15 डेज के लिए वहां पे रह के आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 सेट 2 का और सेट 3 का। तो आज हमने क्या करा, सेक्शन डी वाला सेक्शन डिस्कस करा है, किसका 10th क्लास का जो बेसिक मैथ्स था उसका हमने सीबीएसई का बोर्ड पेपर डिस्कस करा आज, जो कि सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों के थे जो इस साल आए थे। ठीक है, कोड क्या है इसका 431, अब इसके आगे 1 2 3, मतलब अगर 1 है तो ये सेट 1 है, 1 2 है तो सेट 2, 1 3 है तो सेट 3 है। तो आज हमने ये सेट डिस्कस करा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसके सेक्शन जो बचे हुए सेक्शन है, सेक्शन सी, सेक्शन बी और सेक्शन ए, उसको लेके आऊंगा, जिससे आप पूरा पेपर देख सकते हो कि लास्ट ईयर का पेपर कैसे आया था। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं कि उनके जो क्वेश्चन वो करके आए हैं ये सही था या गलत था। जो बच्चे 10th क्लास में गए वो इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, किस किस चैप्टर से इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। एक तो हमारा जो शुरू का क्वेश्चन था 4 चैप्टर से, हमारा 5th चैप्टर से, 6 चैप्टर से, फिर हमारे पास 9 चैप्टर से क्वेश्चन आया था, फिर हमारा 14 चैप्टर से क्वेश्चन आया था, हमारा 13। तो ये चैप्टर हमारे हैं जो 10th क्लास में बेसिक में जो
4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। तो हम इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करना जिससे आपके जो इसमें से जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स से वो आप कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो हमने प्रैक्टिस करी है। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।